जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के दोस्तों को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि सॉरी आज सुबह आप लोग को शायद जल्दी जगा दिया होगा। बट यस, सीरियसली हम भी नहीं सोए हैं एंड जब से ये हुआ है तब से एक खुशी का माहौल है। बट फ्रैंकली जो आप लोगों ने पहलगाम में किया था, इनफैक्ट जो आवाम है पाकिस्तान के सिविलियन लोग हैं उनको मैं ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन आपकी फ़ौज और आपके स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने जो किया था इससे कम में तो आई डोंट थिंक वी कुड हैव डन जस्टिस। सो येस, दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो का मेन मकसद इसको एनालिसिस करना नहीं है। इसको भी हम करेंगे, कुछ हद तक देखेंगे हमने कि एक्चुअली हुआ क्या, क्यों हुआ। लेकिन यस, इसके बाद कि क्या ये खत्म हो जाता है यहाँ पे या ये एक शुरुआत है, इससे ज्यादा हमें आगे, अब तक जो हो गया सो हो गया, अभी आगे हमें क्या करना चाहिए और अब पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे आगे के मेजर्स क्या होने चाहिए। 6 और 7 मई भारतीय सेना ने एक करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। यह जवाब था 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगांव हमले का, जिसमें 26 निर्दोष टूरिस्ट्स को उनका धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की, जो 7 मई की सुबह 1:05 से लेकर 1:30 तक किया गया। और इसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनके 9 टेररिस्ट कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया। और इस बार हमला केवल पीओके में नहीं हुआ, और हमला लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भी किया गया और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार भी किया गया। और इस बार भारत ने 100 किलोमीटर से भी ज्यादा अंदर जाकर पाकिस्तान को मारा। और अभी मैं जहां पर भारतीय सेना ने हमले किए उन 9 आतंकी कैंप्स और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर, जिसका रिकॉर्ड है इंडिया में बड़े अटैक्स कराने का। इस टेररिस्ट कैंप को अंतरराष्ट्रीय सीमा के 100 किलोमीटर अंदर जाकर बर्बाद किया गया। मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का कैंप, जिसका लिंक 26/11 मुंबई अटैक से भी था। यहां पर अजमल कसाब और डेविड हेडली को ट्रेनिंग दी गई थी और यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के 30 किलोमीटर अंदर है। सर्जल कैंप सियालकोट, सांभा कठुआ के सामने, जैसे मोहम्मद का कैंप, अंतरराष्ट्रीय सीमा से 8 किलोमीटर अंदर। महमूना कैंप सियालकोट के पास, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, जो कटरा में टेरर अटैक हुआ वह उसकी ट्रेनिंग इसी कैंप में दी गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर अंदर। इसके अलावा गुलपुर कोटली लश्कर तैयबा का कैंप पुंछ रजौरी के पास, अप्रैल 2023 और जून 2024 के यात्री अटैक से जुड़ा हुआ है। सवाई मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का कैंप, तंगधार सेक्टर में सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव में जो हमले हुए उसका रिश्ता इसी कैंप से है। बिलाल कैंप, जैसे मोहम्मद का लॉन्च पैड, जहां से घुसपैठ होती है। कोटली कैंप रजौरी के सामने, लश्कर तैयबा का फिदाइन ट्रेनिंग सेंटर, एलओसी से 13 किलोमीटर अंदर है। बरनाला कैंप भिंबर, एलओसी के पास, टेररिस्ट ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट का बेस। इस ऑपरेशन में कौन से एग्जैक्टली फाइटर जेट्स इस्तेमाल हुए थे उसके बारे में डिटेल्स आई एम नॉट अवेयर, क्योंकि अभी तक ये इंडियन आर्मी ने या इंडियन एयरफोर्स ने इसको रिलीज नहीं किया है। बट येस, जो हमारे पास फाइटर जेट्स है, इन ऑल लाइकलीहुड राफेल्स, इन ऑल लाइकलीहुड मिराज 2000, इन ऑल लाइकलीहुड सुखोई का इस्तेमाल हुआ होगा। एंड येस, देयर आर ऑल्सो रिपोर्ट्स कि इसमें हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी इस्तेमाल हुआ है, विच कैन यूज, जो आपको देख करके दूर तक इट गिव्स यू सर्वेलेंस विदाउट इवन गोइंग इनसाइड पाकिस्तान एयर स्पेस। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे ऑपरेशन में जो एक सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ है, इनफैक्ट ये पूरा का पूरा ऑपरेशन ही काबिल तारीफ है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें अहम हासिल किया है हमने, इस बार हमने 100 किलोमीटर्स अंदर जा करके स्ट्राइक किया है। यस, 100 किलोमीटर, एंड 100 किलोमीटर इज नॉट ईजी, सीरियसली। उनके रडार्स के साथ में, उनके कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स के साथ में 100 किलोमीटर्स अंदर जा करके स्ट्राइक करके वापस आना इज नॉट ईजी, एंड हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव एक्चुअली बीन एबल टू कंडक्ट दैट। सीरियसली, दैट इज ग्रेट फीचर। इनफैक्ट इसी के साथ मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूं, ये पूरा एक वेरी वेल प्लान्ड इंटेंट कन्वे करता है इंडिया का। इंडियाज इंटेंट वाज नॉट टू एस्केलेट। इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहती थी, सिर्फ डी एस्केलेशन चाहती थी, अपना रिवेंज पूरा करना चाहती थी। इसीलिए इसने चाह करके भी पाकिस्तानी एयरफोर्स या पाकिस्तानी आर्मी के ऑब्जेक्टिव्स को टारगेट नहीं किया। क्लासिकली मैं आपको समझाता हूं एक ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन कैसे प्लान होता है। एक जब ऐसा ऑपरेशन प्लान होता है, इन्फिल्ट्रेशन से बहुत पहले उनके रडार्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके एयरक्राफ्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके एयरफोर्स बेसिस को आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां से हमारे मेन ऑपरेशन को इंटरफेरेंस हो सकती है। उनको आइडेंटिफाई करके सबसे पहले स्टेप में इनको एंगेज किया जाता है, ताकि जो अंदर जाके 100 किलोमीटर अंदर जाकर के मार रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट्स के साथ में कोई इंटरफेरेंस ना हो, कोई आकर के इसके साथ छेड़खानी ना कर सके। अगर ऐसा किया होता तो छोटी मोटी जो बातें चल रही हैं हमारे जेट्स के अगेंस्ट, ये बिल्कुल कुछ नहीं हुआ होता।
इंडियन एयरफोर्स ने जानबूझ करके इनको टारगेट नहीं किया, बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू टारगेट द पाकिस्तानी आर्मी एंड पाकिस्तानी एयरफोर्स। हमारा मकसद था कि सिर्फ उन टेरर कैंप्स को जा करके टारगेट करना और वापस आना। सो यहाँ पे ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव डी एस्केलेट करना था, इस मामले को ज़्यादा एस्केलेट करना नहीं है। अब बॉल आपके कोर्ट पे है, देखते हैं आप जंग चाहते हैं कि इतने में आप खुश हैं। तो अब क्या पाकिस्तान मार खाकर चुप बैठेगा? मुश्किल है। इसका कारण है क्योंकि पाकिस्तान में एंटी इंडिया फीलिंग बचपन से एक शख्स के पैदा होने से भरना शुरू कर दिया जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, जब बच्चा होता है तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सिखाया जाता है कि वो किस तरह से आगे बढ़ना है, उसको प्रोग्रेस माइंडसेट दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में एंटी इंडिया फीलिंग भरी जाती है। बचपन से ही उनका मदरसा सिस्टम में बताया जाता है कि आपको हिंदुस्तान के खिलाफ बोलना है, आपको हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ना है। वह बच्चा जब तक बड़ा होता है तो उसे तरक्की की भाषा नहीं समझ में आती, उसको आतंकवाद की भाषा समझ में आने लगती है। इसीलिए वहाँ पर आतंकवादी स्कूल हैं, वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, भले ही वो अफगानिस्तान जाएं या हिंदुस्तान आएँ। और एक और अजीब सा फितूर है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का, मार्शल रेस का। 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ हिंदुस्तान में, तो वेस्टर्न पंजाब से उस तरफ के जो लोग थे, जो आज पाकिस्तान पंजाब है, उन्होंने कुछ नहीं किया था और उनको खुश रखने के लिए अंग्रेज़ों ने उनको मार्शल कॉम का दर्जा दे दिया। तब से उनको लगने लगा कि शायद वो ज़्यादा लड़ाकू हैं और हिंदुस्तानी कमज़ोर हैं। बट आप इतिहास उठाकर देखिए कि कितने लोग थे जो अंग्रेज़ों के साथ जंग में पाकिस्तान के उस वाले हिस्से से लड़ रहे थे। अगर अंग्रेज़ों का किसी ने डट कर सामना किया तो वो यहाँ के हिंदुस्तानी थे और वो आज भी यहीं पर हैं। और उसके बाद भले ही वो 1947 हुआ, 1965 हुआ, 1971 हुआ या कारगिल हुआ, हर बार पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। अब तीसरे मुद्दे पर आते हैं, और जो वहाँ का बहुत ही अहम मुद्दा बन के रह चुका है। जो आवाम है उनको बचपन से भर दिया गया कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। भरा किसने? वहाँ की सेना ने। भारतीय सेना वह काम करती है जो यहाँ की सरकार चाहती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, बट पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान चलाती है। शुरू से उठाकर देखिए, वहाँ कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसको पाकिस्तानी सेना ने गले से पकड़कर जेल के अंदर ना डाल दिया हो। वहाँ पर वह काम होता है जो पाकिस्तानी सेना कहती है, और पाकिस्तानी सेना इस इंपॉर्टेंस को हमेशा बनाए रखना चाहती है। और बनेगी कैसे? पढ़े लिखे अगर लोग हों तो समझ पाएं। वहाँ तो बचपन से मदरसे में उनको पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान के खिलाफ बोलोगे तब आप अच्छे हो, और पाकिस्तानी सेना ने उसी चीज़ को बनाए रखने के लिए एंटी इंडियन प्रोपोगेंडा वहाँ फैला रखा है। आईएसआई चाहती है कि उसका दबदबा बना रहे, पाकिस्तान की सेना चाहती है कि उसका दबदबा बना रहे, और वह दबदबा कैसे बनेगा? केवल एंटी इंडिया जब तक वहाँ रहेगा तब तक उनका दबदबा बना रहेगा, उनकी वैल्यू बनी रहेगी। वह बताते हैं कि अगर इस आवाम की कोई सुरक्षा कर सकता है, तुम्हें कोई बचा सकता है, तो वह पाकिस्तान की सेना है। लेकिन भूल गए वह दिन कि 1971 में 93,000 लोगों ने सरेंडर किया था इसी भारतीय सेना के सामने, और भारतीय सेना ने अपने वही भारतीय परंपरा को अपनाते हुए तुमको चाय भी पिलाई थी और खाना भी खिलाया था, और बाइज्जत तुमको वापस कर दिया था कि जाओ। आज 25 करोड़ की आबादी में अगर मैं बोलूं कि लगभग 1 लाख प्रिजनर ऑफ वॉर थे या कैदी थे, और आज 25 करोड़ की आबादी में, तो पाकिस्तानियों ध्यान से सुनो, हर 2000 से 2500 लोग में एक बच्चा उसी कैदी का है। तो ध्यान रखो कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और आप अभी भी पाकिस्तान ही हो। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। 1971 में 93,000 से 1 लाख के बीच में पाकिस्तानियों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिए थे, हथियार डाल दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि भारतीय सेना निहत्थे पर हाथ नहीं उठाएगी, ना उनको मारेगी। और वही हुआ भी। भारतीय सेना ने अपने भारत की परंपरा को कायम रखा। हमारे यहाँ तो पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग हुए हैं जिन्होंने 12 बार मोहम्मद गौरी को हराया और उसके बाद भी उसको हमेशा छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे सबक सीखने की बात है कि जिस तरह से मोहम्मद गौरी ने 13वीं बार हमला किया और धोखे से पृथ्वीराज चौहान को हराया, पाकिस्तानी भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा और किसी भी हमले के लिए तैयार रहना होगा। सो अभी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास बचे हुए क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनमें से क्या वो प्रायोरिटाइज कर सकता है। नंबर 1, प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर अभी तक यही तो करता आया है। प्रॉक्सी वॉर जो हम ये ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा उसके लिए प्रायोरिटी है, क्योंकि आज के डेट में पाकिस्तान को फेस सेविंग की ज़रूरत है। जैसे आपने सुना है कि उसके अंदर वो
अपने आप को बड़ा समझता है, वो अपने आप को इंडियन से बेहतर समझता है और उसको प्रूव करने की ज़रूरत है। सो प्रॉक्सी वॉर अभी तक 1947-48 से लेकर के अभी तक चलता आ रहा है, और स्पेशली 89-90s में जब उसने कश्मीर में अपने टेररिस्ट भेजना शुरू कर दिया। सो अब अलग क्या होगा? अगर वो टेररिस्ट अटैक हर जगह कर भी देता है तो क्या होगा प्रूफ? ये प्रूफ होगा कि टेररिस्ट ने किया, और पाकिस्तान इज एज इट इज नोन टू बी ए स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। एक वो स्टेट है जो टेररिज्म को प्रमोट करती है, और वही चीज ज्यादा एस्टैब्लिश होगी। तो यस, आई डोंट थिंक यह एक मेन उनका एजेंडा होगा कि वो प्रॉक्सी वॉर को ज्यादा प्रोपोगेट करेगी। बट ये अब अगेन बार बार हम जो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी अलग है, आईएसआई अलग है, और ये टेररिस्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग है। वो अलग अलग दिशाओं में खुद सारे अपना मेहनत जुटे हुए हैं एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा और एंटी इंडिया ऑपरेशंस करने में। तो यस, जबकि ये शायद पाकिस्तान का मेन फोकस नहीं होगा, लेकिन इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में बढ़ावा जरूर ही होगा, और उसके लिए आपको मॉल्स, मेट्रो स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, ये सब में सावधानी बरतनी पड़ेगी। दूसरा तरीका है कि पाकिस्तान हमारे मिलिट्री बेसिस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवल कैंटोनमेंट्स एंड स्टेशंस पर अटैक करे। 1971 में भी पाकिस्तान ने यह किया था, एंड उसने कोशिश करी थी कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं या कैंट्स हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सके वो कर पाए। कोशिश यह थी कि जो जहाज एयर स्ट्रिप्स पर खड़े हुए हैं या एयरफोर्स स्टेशन पे हैं उनको ज़मीन पर ही बर्बाद कर दिया जाए, जो टैंक्स हैंगर के अंदर हैं उनको वहीं पर बर्बाद कर दिया जाए, और लॉजिस्टिक सप्लाई को कट ऑफ कर दिया जाए। इस बार भी पाकिस्तान वह कोशिश कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया की एयर डिफेंस पाकिस्तान से बहुत अच्छी है, और अगर वह इस तरह की एक कोई कोशिश करेगा तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा करके फुल कन्वेंशनल वॉर शुरू करना चाहेगा? क्योंकि भारत ने वह चीज़ नहीं करी है। भारत ने पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री या सिविल सेंटर को टारगेट नहीं किया है। तो यह पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या वह पूरी लड़ाई के लिए तैयार है। मुझे नहीं लगता। कोशिश तो पाकिस्तान की यह रहेगी कि जैसे हमने भावलपुर, जो कि लगभग 100 से 115 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर है, वहाँ पर उनके आतंकवादी कैंप पर स्ट्राइक करी है, पाकिस्तान भी भारत के लगभग 100 किलोमीटर के अंदर कुछ करने की कोशिश करेगा, मे बी एयर स्ट्राइक्स या कुछ और। लेकिन यहाँ पर हम सभी भारतीय नागरिक जो उस इलाके में रह रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि सतर्क रहें और भारत सरकार और भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। जैसा आपने अभी एयर बेसिस और मिलिट्री स्टेशंस को 100 किलोमीटर एरिया के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर से वहाँ पे एयर रेड्स के बारे में सुना, उसी तरह एक दूसरा ऑप्शन पाकिस्तान के पास है, वो है कि इस एरिया के अंदर कम से कम 100 से 150 किलोमीटर्स के अंदर कोई भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, लाइक डैम्स, फॉर एग्जांपल द बागलीहार डैम, ऐसे अगर डैम्स हैं तो उसको भी स्ट्राइक कर सकता है। स्पेशली वो डैम्स को इसीलिए टारगेट कर सकता है क्योंकि उसका हमेशा से क्लेम रहा है, और आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स में सुने होंगे उनके सीनियर लीडर्स जो कहते हैं कि अगर पानी रोक दोगे तो इसका मतलब है ऐलान जंग। तो उसी को अगर वो किसी डैम को डिस्ट्रॉय करते हैं या टारगेट करते हैं तो उनका वो एजेंडा ज़्यादा पुश होता है। यहाँ पे मैं ये जरूर क्लियर करना चाहूँगा कि येस, आई होप हमारे वहाँ पे एयर डिफेंस, आई एम श्योर एयर डिफेंस के एलिमेंट्स बहुत अच्छा से डिप्लॉयड है। वी नीड टू वर्क ऑन कंटिजेंसीज कि अगर ऐसे कोई डैम्स जिसमें और या रिजर्वॉयर्स को टारगेट किया जाता है तो उसका जो वाटर निकलेगा, वहाँ से जो पानी बहेगा, तो वो पानी कहाँ जाएगा, उसके आसपास जो गांव है दे मे हैव टू हैव इवैक्यूएशन प्लान्स, और वहाँ पे अलर्ट का कोई जरिया होना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्टिव कर देना। 2003-4 से पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर नहीं होती थी और बहुत ही हैवी फायरिंग और आर्टिलरी सेलिंग चलती रहती थी। पाकिस्तान ने वह चीज दोबारा से शुरू कर दी है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पाकिस्तान को कि दोस्त, कब तक उधार मांग मांग कर खाना खाओगे? फिर से वापस जाओगे और बोलोगे कि हमारे पास फायरिंग करने के लिए एम्यूनिशन नहीं है तो कुछ पैसे दे दो ताकि हम एम्यूनिशन खरीद सकें। एक और चीज दोस्त, अपनी आवाम को खाना खिलाओ, उनको कपड़े दिलवाओ, उनके लिए रोजगार लाओ। यह लड़ाई तुम नहीं लड़ पाओगे। लड़ाई हमेशा बराबर वालों में होती है। एक और ऑप्शन हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो है हैवी ट्रूप मोबिलाइजेशन, जैसे कि ऑपरेशन पराक्रम जो इंडिया ने किया था दिसंबर 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद में। इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो सारे अपने ट्रूप्स को मोबिलाइज करके बॉर्डर एरियाज में लेकर के आए और अपने सारे ऑप्शंस कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ इंडिया के अंदर, यहाँ से जा सकता हूँ इंडिया के अंदर,
बेसिकली मोटा मोटा ये है कि मैं जंग के लिए तैयार हूँ और पूरे एलसी और आईबी को एक्टिवेट करके रखना, अपने ट्रुप्स को एन मास मोबिलाइज करके कंसंट्रेशन एरियाज में तैयार रखना। इसका मतलब पाकिस्तान हो सकता है कि डिसाइड ना कर पाए कि जाना है, कब जाना है, किधर से जाना है, इधर से जाऊं या इधर से जाऊं, या क्या हासिल करना है। जब ये कन्फ्यूजन होता है कुछ स्टेट ऑफ माइंड में, तो ये ऑप्शन ले सकता है। और इन्हीं दौरान इसको इलोंगेट करते करते, लंबा खींचते खींचते, वो हो सकता है कि वर्ल्ड पावर्स को जाकर के भीख मांगे और अपने सपोर्ट में लाने की कोशिश करे। इसके लिए भी आई डोंट थिंक पाकिस्तान बहुत अच्छा पॉइज्ड है इसको करने के लिए, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत सारे आपका इकोनॉमी जो है ड्रेन होता है, आपको बहुत पैसे चाहिए इतने दिनों के लिए आपके ट्रुप्स को मोबिलाइज करके बॉर्डर्स पे लगा करके रखने के लिए। उसमें कंटिन्यूस हैवी शेलिंग होती रहेगी, आपके ट्रुप्स डिप्लॉयड हैं, वहाँ पे आपके माइन फील्ड्स बिछना शुरू हो जाएगा। आई पर्सनली डोंट फील कि पाकिस्तान उतनी काबिल है आज के डेट पे, इकोनॉमी उनका बहुत वीक है, इतने हैवी ट्रुप मोबिलाइजेशन को सस्टेन कर पाए। एक ऑप्शन है लिमिटेड वॉर का, जैसे पाकिस्तान ने कारगिल में किया था कि कुछ हिस्सा कब्जा किया और उसको फिर भारतीय सेना ने खाली कराया। दोबारा से ऐसी कोशिश करी जा सकती है कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एक लिमिटेड इलाके में हमला करे और कुछ इलाके को कब्जा करने की कोशिश करे, ताकि वो आवाम को दिखा सके कि देखो पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना को हराया और यह जीत हासिल करी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, बिकॉज भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में बहुत अंतर है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा देखेंगे तो हर चीज़ में अंतर है। भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, हर चीज़ में हम उनसे अच्छे हैं और बड़े हैं। दूसरा, जब इस तरह की हालात आएगी कि पाकिस्तानी सेना नाकाम होते हुए दिखेगी, तो पाकिस्तानी सेना के पास एक लास्ट ऑप्शन, जो वो ट्रम्प कार्ड की तरह हमेशा लेके घूमते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर बटन दबा देंगे, उसकी कोशिश करी जा सकती है। और वह करना उनके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि न्यूक्लियर बटन दबाने से एक बार आपने शुरू तो कर दिया, लेकिन भारतीय सरकार के पास उससे ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो शायद पाकिस्तान विश्व के नक्शे से मिट जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूं, वो ऑप्शन पहले डिस्कस किए हुए कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करता है, ये वाला ऑप्शन जरूर वो चूज करेगा, और ये है साइबर अटैक्स और प्रोपेगेंडा, क्योंकि इसमें उसने माहिरियत हासिल कर रखी है। इसमें तो चाइना एक एक्सपर्ट है, उसका पूरा का पूरा डिवीजन लगा हुआ है प्रोपेगेंडा और साइबर अटैक्स करने में। एंड आप मान करके चलिए कि अगले 5-10 दिन, जितने दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है, हर दिन आपके ऊपर स्पैम्स होंगे, हर दिन आपके ऊपर साइबर अटैक्स होंगे। इंडिया के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, बी इट द रेलवेज, बी इट द बैंकिंग, बी इट एनीथिंग, इवन डिफेंस, ऑलरेडी रिपोर्ट्स आ रखे हैं कि हर जगह साइबर अटैक्स की कोशिश होगी ही होगी, प्रोपेगेंडा का कोशिश होगा। हर मैसेज जो आप देखते हैं जरूरी नहीं है कि वो सही मैसेज हो, आपने उसको गवर्नमेंट वाले एप्स और वेबसाइट से कंफर्म करना है। सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स को आप फॉलो कीजिए, व्हाट्सएप वाले इंडस्ट्री पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। हम सभी ने एक बच्चे की कहानी सुनी होगी कि बच्चा शरारती था और उधम कर रहा था। जब खुद पिटने की बारी आई तो पड़ोसियों के पास चला गया कि मुझे अब मम्मी पापा से बचा लो, और पड़ोसियों ने कहा कि नहीं नहीं, कोई नहीं, गलती करिए, इस बार छोड़ दो। सेम वही हालात पाकिस्तान की है। भले ही वो 1947 हुआ, 1965 हुआ, 1971 हुआ या कारगिल हुआ, जब भी कुछ होता है, पाकिस्तान पहले कुछ गलती करता है और भारत उसे सबक सिखाता है, तो पाकिस्तान निकल जाता है विदेश में, अलग अलग देशों के पास मदद मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए कि मुझे बचा लो। यूनाइटेड नेशंस में जाता है कि इंडिया मेरे ऊपर हमला करने वाला है, मुझे बचा लो। टर्की जैसे देशों के पास जाता है जिनकी खुद की हालत गई गुजरी है, और उनको बोलता है कि मेरी हिफाजत कर लो। तो यह पाकिस्तान का बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। एंड इस बार भी पाकिस्तान वही कोशिश करेगा, सभी देशों से भीख मांगेगा, सभी देशों को बुलाएगा कि किसी तरह से आके मुझे भारत से बचाओ। लेकिन हम सभी को पता है कि आज के समय में पाकिस्तान की और भारत की विश्व में क्या हालात हैं। भारत को लोग इज्जत से देखते हैं, भारत को उस देश में गिना जाता है कि जो तरक्की कर रहा है, हर भारतीय को सम्मान से देखा जाता है, और हर पाकिस्तानी को कुछ बोलूँगा नहीं। सो फाइनली अभी इंडिया के सिटीजन्स को करना क्या चाहिए? भाई एक चीज़ आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान क्या करेगा आपके हाथ में नहीं है, तो उसके लिए आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए। जो उसने करना है वो करेगा। आप क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले सतर्क रह सकते हैं। आप
अपने आसपास जो आपके मॉक ड्रिल्स होता है उसके लिए हमने एक अलग सा वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए कि मॉक ड्रिल्स एक्चुअली होता क्या है और उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है। आप अपने आसपास अपने शेल्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं अगर ऑफिस में रहता हूं तब अगर रेड अलर्ट होता है तब मैं कहां पे जाऊंगा, आसपास शेल्टर कौन सा है। अगर मैं घर पे रहता हूं तो मैं अपने परिवार को लेकर के कहाँ मैं शेल्टर पे छुप सकता हूँ। आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जिस ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे शेल्टर्स कहाँ अवेलेबल है, ये वाले एरियाज़ आप आइडेंटिफाई करके रखिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर एयर रेड्स होते हैं, अगर मिसाइल स्ट्राइक्स होते हैं तो कैसे जगह पे स्ट्राइक हो सकता है और आप वहाँ से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो माई सजेशन टू ऑल यू गाइज इज प्लीज बी वेरी सीरियस वेन एवर द मॉक ड्रिल्स आर कंडक्टेड। जैसे भी मॉक ड्रिल्स होते हैं, सो मैं सारे इंस्टीट्यूशन से, मैं सारे RWA से, सारे ऑफिस से, सारे गवर्नमेंट बॉडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अपने अपने एरियाज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये मॉक ड्रिल्स कराइए, बार बार कराइए, और नहीं तो कभी ना कहीं ये काम आ जाएगा और इससे भला ही होना है। सो येस, वी आर जनरली टुवर्ड्स द एंड, और मैं आखिर में ये बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा पाकिस्तान, आप समझ रहे हैं ना, कि फंस गया है। इंडिया ने जब अटैक किया तो टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किए, उसने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसने पाकिस्तान के आम लोगों को या उसने पाकिस्तान के आर्मी या एयरफोर्स को टारगेट नहीं किया। सो अब पाकिस्तान करेगा क्या? इंडिया के अंदर तो टेरर कैंप्स है ही नहीं। सो पाकिस्तान कुछ भी करेगा, ही डजंट हैव टू मेनी ऑप्शंस, बट ही हैज टू स्ट्राइक बैक। वो चाहेगा कि मैं जरूर कुछ करूं। अंत में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि तूफानों से जो लड़ा वह हिंदुस्तान है और जो खुद से ही हारा वह पाकिस्तान है। सीमा पर हम चौकस खड़े हैं, दुश्मन की हालत पर बस मुस्कुरा रहे हैं। जय हिंद।